today's topic, that is just and the topic is nuclear reactor versus nuclear bomb. In this particular video we will try to understand how a nuclear reactor works and how and when that particular nuclear reactor turns into a nuclear bomb. What are the key differences and all such important interesting things you will see in this video. We will start our topic from, we can say, by nuclear reactor. So our point of interest right now is how does a nuclear reactor works. We will start from very basic terminologies that we have studied in school, and then after I will tell you how actually a nuclear reactor and a nuclear bomb are related. Before starting the explanation of how it works, we must understand why we need a nuclear reactor, why we need a nuclear power plant. So if you compare with other power stations, other power plants, then in India we are using thermal power plants, then we have windmills. अब इन सबके पीछे आप देखो एक चीज कॉमन है कि आप कुछ भी करके जो टर्बाइंस है, if you are able to rotate that turbines, so you know that energy associated with the motion is kinetic energy. Do watch that video of class 9 of work and energy if you are not aware of. अब चलो वापस आ जाते हैं टॉपिक पे कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, या फिर विंड मिल हो, या फिर कोई भी और टाइप ऑफ पावर प्लांट या एनर्जी हो, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो हम क्या करते हैं, कौन सा लॉजिक यूज करते हैं कि कैसे भी करके आप यहाँ स्टीम का यूज करके या विंड का यूज करके या वाटर का यूज करके आप टर्बाइंस को घुमाना चाहते हो. जैसे ही टर्बाइंस घूम गई विच इज कनेक्टेड विद द जनरेटर, तो जनरेटर के साथ कनेक्ट है, वही काइनेटिक एनर्जी फिर जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा. कैसे भी करके अपन को टर्बाइंस को रोटेट करना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चाहिए. अब उन सब में भी टर्बाइंस थी, इसमें भी टर्बाइंस होगी, तो बेसिकली वी नीड एनर्जी. दैट्स व्हाई द एनर्जी associated with a nuclear reactor or a nuclear power plant is called nuclear energy. काम कैसे करता है न्यूक्लियर रिएक्टर, ये समझने से पहले इस पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करो, न्यूक्लियर रिएक्टर. बचपन में पढ़ा होगा ना कि किसी भी चीज को आप ब्रेक करते जाओ, जैसे पेज है उसको तोड़ते जाओ, एक टाइम आएगा कि फिर वो और फर्दर ब्रेक आगे नहीं कर पाओगे आप. बट कोई इंस्ट्रूमेंट ले लो आप, कोई और चीज से, स्केल से या फिर कैंची से आप और ब्रेक करना चाहो तो और ब्रेक हो सकता है. बाय एनी अदर मेथड इफ यू आर ब्रेकिंग, देन वन पॉइंट विल कम कि वो फर्दर फिर वो ब्रेक नहीं कर पाओगे. यू वोंट बी एबल टू टीयर अ पर्टिकुलर सॉलिड. एग्जांपल दिया था अपन ने पेपर का, लेकिन कोई भी आप सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो या गैस ले लो, वो सब चीजें किससे बनी है. ओके, डाल्टन ने इसी इंडिविजिबल पार्टिकल को क्या नाम दिया, एटम, कि वो फर्दर इंडिविजिबल नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एट दैट टाइम. बट फिर पता चला कि भाई एटम से भी तो छोटी चीज है. जैसे कोई भी चीज को आपने तोड़ा था तो क्या मिला था, एटम. दैट इज योर एटम. पता चला कि इससे कुछ छोटा है ही नहीं, मतलब you cannot even able to see that particular atom. इतना छोटा होगा कि आप देख भी नहीं पाओगे, you will need a microscope or something. चलो, तो ये एटम है. फिर पता चला कि नहीं, एटम से भी छोटी चीजें हैं. बाय फर्दर एक्सपेरिमेंट्स डन बाय, यू कैन से, जे थॉमसन, रुथरफोर्ड, नील बोर, सब पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में. तो जो भी उसका सेंटर है, एटम का जो भी सेंटर है, उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस. ओके, मतलब न्यूक्लियस एटम से भी छोटा हुआ. देन पता चला कि भाई न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, उससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इस पर ध्यान रखना, न्यूट्रॉन्स. और फिर पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. तो तीन चीजें पता चली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तीनों क्या है, एटम से भी छोटे. एटम का सेंटर नाम दिया गया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और न्यूक्लियस के बाहर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. दैट वाज ऑल अबाउट द, यू कैन से, एटॉमिक मॉडल्स. यहाँ पे अपन को सिर्फ
न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन पर फोकस रखना है, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में सुना होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सेट्रा। बट देयर मस्ट बी सम रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वर्किंग। तो ये समझ लो, जैसे वर्ड है न्यूक्लियर रिएक्टर, तो पता होगा कि उसके रिलेटेड एक वर्ड है न्यूक्लियर रिएक्शन। सीधी सी बात है, न्यूक्लियर रिएक्शन ही हो रहा होगा कुछ न्यूक्लियस से रिलेटेड। ओके, न्यूक्लियस क्या है मेंशन। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन एंड सेकेंड इज न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दो वर्ड पे फोकस करो। अब जो भी एटम्स है उसके बीच में जो भी न्यूक्लियस है ना, इट इज रिलेटेड टू दैट। लेट्स स्टार्ट विथ न्यूक्लियर फ्यूजन। इफ टू स्मॉलर न्यूक्लियर, लाइटर न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस, दोनों अगर कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बन रहा है, which results into heavy nucleus, then that process is called, or combination of nucleus is called fusion. अब आप कहोगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? It happens. The best example of this nuclear fusion is sun. On the core or surface of sun, you can see this reaction happens. Two hydrogen lighter nuclear combines to form helium. और फिर उसके बाई प्रोडक्ट में बड़ा न्यूक्लियस तो बनेगा, लेकिन साथ साथ हीट, लाइट और यू कैन से रेडिएशन, ये सब एमिट होता है। ओके, लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दैट इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में अपन न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे यूज होता है न्यूक्लियर फिजन का। समझो न्यूक्लियर फिजन क्या है। जैसे यहाँ पे दो लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बन रहा था और फिर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही थी, वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, a heavy nucleus, okay, is converted into lighter nucleus, और उसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। That is the particular reaction involved in nuclear reactor. What is the name? Nuclear fission. Fission मतलब सेपरेट होना, फ्यूजन मतलब कंबाइन होना। न्यूक्लियर फिजन या फिर कहो आप न्यूक्लियर रिएक्टर में एक बड़ा न्यूक्लियस है, जैसे अभी मैं नाम दूंगा आपको कौन सा न्यूक्लियस का और क्यों हम उस न्यूक्लियस का यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज हैवी न्यूक्लियस व्हेन कन्वर्टेड इनटू लाइटर न्यूक्लियस। बड़ा सा न्यूक्लियस है, उसको आप छोटे छोटे दो न्यूक्लियस में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हो, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होगा न्यूक्लियर फिजन। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई चलो न्यूक्लियर फिजन होता है और बड़ा हैवी न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियस, बट वो हैवी न्यूक्लियस कौन सा होगा और कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आंसर टू दैट इज कि भाई यू माइट हैव सीन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबने? उसमें जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, अच्छा व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, दैट आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कहा था मैंने कि एटम है, its center is nucleus. When I say nucleus is unstable, which means इसके अंदर क्या था? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ओके, इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, तो उसको आप स्टेबल न्यूक्लियस कहोगे। ओके, 10 न्यूट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल। अब मैंने कहा अनस्टेबल न्यूक्लियाई या फिर अनस्टेबल न्यूक्लियस, which means the number of neutrons and number of neutrons are not equal. That's why it is called as unstable nucleus. Okay, and that is called as radioactive element. तो आप देखो अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, उन अपन ने अलग ही रखा है ताकि पता चले कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, विच मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करेंगे। अब आगे जाके पढ़ोगे आप, ये रेडिएशन इन शॉर्ट अल्फा बीटा और गामा रेज होता है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो ये रेडिएशन एमिट हो रहा है,
अब why we are using a particular radioactive element? अब देखो हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियर फिजन, एक बड़े से न्यूक्लियस को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना है। अब ये तो अपने आप ही रेडी है कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि अपने आप ही ये क्या है, रेडियो एक्टिव अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब होता क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर में, कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लो, जैसे अब उससे पहले आप ये समझ लो कि सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज नहीं होते हैं न्यूक्लियर फिजन में। पहले अपने पास तो वो पर्टिकुलर न्यूक्लियर एलिमेंट जो भी आप यूज कर रहे हो वो अबंडेंट अमाउंट में होना चाहिए। ओके, तो एक बात करते हैं अपन यूरेनियम की। पता है अपन को यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप कहोगे सर यूरेनियम तो एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट एक ही है लेकिन उसके आइसोटोप 3 है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। इसमें से ये जो यूरेनियम 235 वाला आइसोटोप है, as I told you, isotopes are elements of same atom having same atomic number but different mass number। पढ़ा होगा आपने कहीं पे आइसोटोप। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन तीनों में क्या होंगे, सेम, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, अलग अलग। इसकी वजह से इसको आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, ये 234, 235, 238 अलग अलग है ना। इसमें से जो 235 वाला आइसोटोप है यूरेनियम का, ये यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में। ठीक है, नाउ वी नो दैट यूरेनियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट और उसका भी एक आइसोटोप है यूरेनियम 235, वही अपन यूज करते हैं। अब ये तो चलो हो गया यूरेनियम 235, बट हाउ यू आर यूजिंग अ यूरेनियम 235 इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? दैट इज अ यूरेनियम 235 आइसोटोप, हेवी न्यूक्लियस है, पता है ना, मास नंबर और एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई हेवी न्यूक्लियस कंपैरेटिवली। अपन बॉम्बार्ड करते हैं इस पर्टिकुलर हेवी न्यूक्लियस पे। जैसे ही आप न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करोगे, अब ये तो क्या है, रेडियो एक्टिव अनस्टेबल, तैयारी बैठा है टूटने के लिए, सेपरेट होने के लिए, फिजन होने के लिए। जैसे ही न्यूट्रॉन इस पे टकराएगा, इट विल बी सेपरेटेड इनटू लाइटर न्यूक्लियस, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन अलोंग विथ लाइटर न्यूक्लियस बहुत सारे, इसके अंदर भी तो न्यूट्रॉन्स होंगे ना, इसके ये भी एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे ही न्यूट्रॉन टकराएगा इससे टूट जाएगा ये अलग अलग लाइटर न्यूक्लियस, साथ साथ इसके अंदर भी जो न्यूट्रॉन्स थे वो रिलीज होंगे और साथ साथ जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी यूज्ड। ओके, लेकिन पहले रिएक्शन समझ लो। अब ये जो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा रिलीज हुए, यही न्यूट्रॉन्स वापस जाकर किसी और यूरेनियम 235 से टकराएंगे, क्योंकि इन अ रिएक्टर कोर देयर आर सो मेनी यूरेनियम्स, दूसरे यूरेनियम से टकराएंगे आइसोटोप से जो हेवी न्यूक्लियस था। वापस वही चीज कि वो किस में कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियर फिजन की वजह से दो अलग अलग या फिर दो डिफरेंट लाइटर न्यूक्लियस में इंडिविजुअल। देन आफ्टर अगेन सो मच एनर्जी विल बी रिलीज। जब ये कन्वर्जन हो रहा है ना, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, वही एनर्जी अपन यूज करते हैं। लेकिन साथ साथ इसकी वजह से जो न्यूट्रॉन इसके साथ टकराया, इसके भी तो न्यूट्रॉन्स होंगे ना कि जो अलग सेपरेट हो जाएंगे, वही न्यूट्रॉन्स 2, 3 फिर किसी और यूरेनियम से टकराएंगे और ये रिएक्शन चलती रहेगी। That's why this particular nuclear fission reaction happens, but as it forms a chain, it is called as chain reaction. इसको क्या कहा जाता है, चेन रिएक्शन। चेन बन रही है ना, चेन बन गई मतलब अगर आप न्यूट्रॉन से भी स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार आप प्रोसेस स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन स्टॉप कैसे करोगे, चेन रिएक्शन है ना, चलती रहेगी। एक बार स्टार्ट कर दी फिर आपने चलती रहेगी ये। ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू कंट्रोल इट। अब चलो सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए मैंने। न्यूक्लियर रिएक्टर को समझने के लिए एटम क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस, व्हाट इज दैट, व्हाट आर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। नाउ वी विल स्टार्ट, और व्हाट इज अ पावर प्लांट। नाउ वी विल स्टार्ट हाउ एक्चुअली अ न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स। रिएक्टर को समझने के लिए ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, फर्स्ट वन इज फ्यूल रोड्स, सेकेंड इज कंट्रोल रोड्स एंड थर्ड वन इज मॉडरेटर। अब चलो ये चीज समझने से पहले आप सबने देखा होगा कि कार कैसे चलती है। कार को भी क्या चाहिए, फ्यूल। स्पीड अप करने के लिए आप एक्सीलेटर दबाओगे, मतलब पेट्रोल का यूज करोगे टू रन द कार। ओके, सो विदाउट पेट्रोल यू वोंट बी एबल टू रन द कार।
चलो, और यू कैन से ड्राइव द कार, बट fuel is there, petrol is there, but sometimes to make the car in your control you have to apply brake. कार आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए, ठीक बात है। तो कार को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे, ब्रेक्स का अप्लाई करोगे ना। सिमिलरली अब समझो एनालॉजी कि ये तीन इंपॉर्टेंट मटेरियल, फर्स्ट इज फ्यूल रोड्स। अब क्या काम है फ्यूल रोड्स का, पहले तो फ्यूल रोड्स के अंदर होता है अपना यूरेनियम 235 विच इज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, बेसिकली रेडियोएक्टिव मटेरियल। अब ये यूरेनियम 235 है ना, उसके छोटे छोटे पैलेट्स बनाए जाते हैं। अब इन पैलेट्स को एक बड़ी सी रोड में डाला जाता है। ये जो रोड है ना, इस रोड के अंदर छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, किसके, यूरेनियम 235 सबके अंदर। ओके, These are called as fuel rods. फ्यूल की तरह काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रिएक्टर कोर में, फ्यूल रोड्स। यूरेनियम 235 कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए ना अपन को, अभी रिएक्शन देखी थी, वही फ्यूजन करेगा, फिर आगे एनर्जी रिलीज होगी, साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होंगे। अब चलो, तो फ्यूल रोड्स मतलब ऐसे रोड्स जिसके अंदर आपने यूरेनियम 235 के छोटे छोटे पैलेट्स रखे हैं विच आर रेडियो एक्टिव। सेकेंड थिंग इज कंट्रोल रोड्स। अब चलो, जब भी अभी देखा आपने रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन में कि एक यूरेनियम है, यूरेनियम 235, उसके साथ जब भी न्यूट्रॉन टकराएगा तब रिएक्शन में क्या मिलेगा अपन को, दो लाइटर न्यूक्लियस। चलो वो तो ठीक है, उसके साथ साथ एनर्जी वही चाहिए अपन को, लेकिन विथ एनर्जी सो मेनी न्यूट्रॉन्स आर आल्सो रिलीज। एक न्यूट्रॉन टकराए और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं ना। तो अब वो 3 न्यूट्रॉन वापस 3 अलग अलग यूरेनियम से टकराएंगे और वापस 3 अलग अलग न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 3 3 3 3 9। तो 2 रिएक्शन में तो 9 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, फिर वो 9 तो ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा ना रिएक्शन। क्या कहा अपन ने, कार चला रहे हो आप तो कार आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए, लेकिन ये चेन रिएक्शन हो रहा है, कंट्रोल से बाहर जा रहा है, यू विल नीड अ कंट्रोल रोड्स। क्या है कंट्रोल रोड, ऐसे रोड जिसके अंदर अपन यूज करेंगे न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ताकि न्यूट्रॉन जो भी एक्सेस न्यूट्रॉन है वो सारे एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे एक रिएक्शन में, तो 3 में से 2 क्या हो जाने चाहिए, एब्जॉर्ब। इस तरह से अपन डिजाइन करेंगे, इस तरह से इस कंट्रोल रोड को डीप करेंगे कि जो भी एक्सेस न्यूट्रॉन्स है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये कंट्रोल रोड्स बने होते हैं बोरॉन या फिर यू कैन से कैडमियम। सेकेंड टर्म इज कंट्रोल रोड्स। अब इसको भी क्या करेंगे अपन, डीप करेंगे। जब भी जरूरत होगी ना तो वी विल डीप दोस कंट्रोल रोड्स इन द न्यूक्लियर कोर। अब जितना ज्यादा डीप करोगे, सीधी सी बात है, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। बने किससे होते हैं ये कंट्रोल रोड्स, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, कि जो भी एक्सेस न्यूट्रॉन है उसको ये सीधा ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये बोरोन या फिर कैडमियम से बने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू व्हाई। अगर जैसे ही कंट्रोल रोड्स को आप बाहर निकालोगे तो क्या होगा, ये जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो कम हो जाएगा। जितना ज्यादा डीप करोगे उतना ज्यादा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे, और जैसे ही निकालोगे तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है वो रिएक्शन करते जाएंगे, चेन रिएक्शन होता जाएगा। अगर रिएक्शन को कंट्रोल करना है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना है, यू विल नीड कंट्रोल रोड्स दैट यू विल डिप इट इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर कोर कहते हैं इसे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉडरेटर। अब ये जो न्यूट्रॉन टकरा रहे थे दैट आर स्ट्राइकिंग विथ वेरी हाई स्पीड, अब बहुत ज्यादा तेजी से टकरा रहे थे। तो कभी कभी इसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए वी विल नीड मॉडरेटर। कभी कभी नहीं, वी विल नीड मॉडरेटर ऑलवेज। मॉडरेटर मतलब टू मॉडरेट द स्पीड, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकॉज इट्स स्पीड्स आर वेरी मच हाई। अगर आपने न्यूट्रॉन को, एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर दिया, कंट्रोल रोड है वो कर लेगा, लेकिन जो ये एक न्यूट्रॉन भी है कितनी तेजी से जा रहा है, तो एनर्जी का जो रिलीज होगा वो अपने कंट्रोल के बाहर रह जाएगा। बट हमको तो क्या करना है कि रिएक्शन अपने कंट्रोल में रहे। रिएक्शन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए
न्यूट्रॉन की स्पीड भी अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, तो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए वी आर यूजिंग मॉडरेटर। अब ये मॉडरेटर में लाइट वाटर या हैवी वाटर, आपने वर्ड सुना होगा, वाटर भी यूज कर सकते हैं और ग्रेफाइट भी यूज हो सकता है। ओके, अब ये जहां पे भी ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, कि जहां पे भी आपने फ्यूल रोड्स डाले हैं जिसके अंदर यूरेनियम 235 है, कंटिन्यूअसली यूरेनियम 235 को आप बोम्बार्ड कर रहे हो, न्यूट्रॉन से टकरा रहा है, न्यूट्रॉन लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, यूरेनियम मींस न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, और जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स है वो कंट्रोल रोड एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना ज्यादा डीप करोगे, जब जितनी जरूरत है, दैट इज मेड अप ऑफ बोरॉन और कैडमियम, बट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इज you can say controlled by moderator, slow down by moderator, that moderator can be water or graphite। अब इन सब चीजों में ये न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब तो चलो सेफ्टी के लिए हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी। जब भी न्यूट्रॉन टकराएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और समथिंग। अब इतनी जो एनर्जी है वो याद करो स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक कि वी जस्ट नीड टू रोटेट द टरबाइन। तो वो टरबाइन तो आप कोल से भी रोटेट कर पा रहे थे ना, तो इतना रिस्क क्यों लेना, ये तो रेडियो एक्टिव है। तो द थिंग इज कि भाई अगर कोल है तो कोल एक दिन खत्म हो जाएगा, प्लस कोल को जब आप गर्म करके या फिर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, यूज करोगे, तब उसमें पॉल्यूशन भी तो इतना ज्यादा होगा, लेकिन इसमें no pollution is there। okay, that's why this nuclear reactor or nuclear fission reaction occurs। plus ये जो enormous amount of energy release हो रही है, अब चलो ये समझ लेते हैं कि इन जनरल न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन कौन से स्टेप आएंगे। अभी तक हमने सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन का या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर का, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर कोर, ये समझ लिया है। तो जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर कोर के अंदर कंट्रोल रोड्स है, मॉडरेटर है और फ्यूल रोड्स है, जिसकी वजह से एनर्जी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, बेसिकली द हीट एनर्जी इज देयर। अब मैंने कहा था कि अपन मॉडरेटर में पानी का यूज करते हैं, तो अब ये जो वाटर सप्लाई है ना, पहले तो ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ओके, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इज देयर। अब जैसे ही कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर होगा फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर, तो क्या होगा, इतनी एनर्जी जो रिलीज हो जाएगी, तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है, it starts converting to steam। लेकिन जैसे ही देखो, जैसे ही पानी यहां से फ्लो करेगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस रिएक्शन चल रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, पानी हो जाएगा गर्म। हाई प्रेशर सी, हाई प्रेशर से ये जो पानी है जो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, उसको कनेक्ट कर देंगे टरबाइन्स के साथ। हाई प्रेशर से ये जो स्टीम है वो जाएगा टरबाइन में, फिर टरबाइन रोटेट करेगा, दैट इज आवर गोल, that is connected to a generator which will generate your electricity। इतना इजी नहीं होता, लेकिन अब देखो ये जो हाई प्रेशर स्टीम है टरबाइन को घुमा दिया। अब मैंने क्या कहा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर चाहिए ना। अब इसमें से कुछ स्टीम तो चली गई चलो टरबाइन को घुमाने में, अब जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो आपने देखा होगा कि जायंट टावर्स जो होते हैं बाहर न्यूक्लियर रिएक्टर के, वहां से वो एक्स्ट्रा स्टीम निकल जाती है, और जो स्टीम वापस पानी में कन्वर्ट हो जाती है कूल वाटर में, which is again connected with nuclear reactor। That's how a nuclear reactor works। कि भाई कंटिन्यूअस वाटर फ्लो चलता रहना चाहिए, स्टीम की वजह से टरबाइन घूमेगी। ओके, और न्यूक्लियर रिएक्टर कोर तो अपन ने समझ लिया डीप में। अब क्वेश्चन अराइजेस कि भाई सर न्यूक्लियर बॉम्ब की तो बात ही नहीं की आपने, तो नाउ कमिंग टू योर इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज nuclear bomb, to the last part of the video, that is difference between the nuclear reactor and nuclear bomb। क्या पढ़ा न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है अपने कंट्रोल में। क्यों अपने कंट्रोल में था न्यूक्लियर रिएक्शन, जो भी एनर्जी है वो हमें चाहिए तो सही, लेकिन कंट्रोल वे में चाहिए। ओके, उतनी एनर्जी चाहिए जितनी सफिशिएंट है। तो हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया, यूरेनियम 235 आइसोटोप, प्लूटोनियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो अवेलेबल है ज्यादा मात्रा में उस पर्टिकुलर कंट्री के पास वही यूज करेगा। तो यूरेनियम 235 जनरली यूज होता है एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन।
फिर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रोड्स है, मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, बोरोन, व्हाटएवर इट इज, मॉडरेटर है, हैवी वाटर। ओके, अब ये सब चीजें है कंट्रोल रोड्स, मॉडरेटर, ताकि यू कैन से चेन रिएक्शन कंट्रोल में रहे। ओके, न्यूट्रॉन की स्पीड, न्यूट्रॉन के नंबर हमारे कंट्रोल में रहे, ताकि एनर्जी भी हमारे कंट्रोल में रहे। बट अगर आप कंट्रोल रोड या मॉडरेटर का सफिशिएंट या प्रॉपरली यूज ना करो, then it will, that particular reactor itself will convert into a nuclear bomb। कैसे? अगर रिएक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है, that is called as uncontrolled nuclear fission reaction, तो क्या होगा कि एक साथ तीन जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे थे, वो न्यूट्रॉन भी आगे जाके स्ट्राइक करेंगे किसी और यूरेनियम से, यूरेनियम 235 से, फिर और न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। इतना स्पीड से एनर्जी बढ़ेगा कि अपने जो भी चैम्बर है, पहले तो ये जो चैम्बर होता है ना, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जिसके अंदर आप कंट्रोल रोड्स और फ्यूल रोड्स डालते हो, वो पर्टिकुलर चैम्बर का जो थिकनेस है ना, नॉर्मल वॉल कितनी होती है, इतनी थिक। ओके, अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो कोर की वॉल होती है ना, वो मेरी हाइट कितनी है, 6 फीट, अब 5-10 जो भी है, तो 6 फीट जितनी थिकनेस होती है सिर्फ। जस्ट इमेजिन कि भाई इतना सारा एनर्जी जो रिलीज हो रहा है ना, वो 6 फीट तक को भी डिस्टर्ब कर रहा है, ताकि जो भी एनर्जी है, कभी भी अगर कुछ ऐसा हो जाए कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उनको टाइम मिले कि वो कंट्रोल कर पाए, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल रखनी पड़ेगी। न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं, मतलब रिएक्शन जब हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, बहुत सारी एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज, तो अगर आप कंट्रोल रोड यूज ना करो तो भी हो सकता है, या फिर कंट्रोल रोड का प्रॉपर यूज ना करो टाइम पे। अब कंट्रोल रोड का तो क्या कर रहे थे कि जब भी कंट्रोल करनी थी रिएक्शन को, अब डीप कर रहे थे कंट्रोल रोड को, लेकिन अगर टाइम पे डीप ना करो तो फिर you will see that blast। कंट्रोल रोड्स पे बहुत डिपेंड करेगा, that's why I said it is important। another thing is chain reaction। अब वो chain reaction इसमें भी हो रही थी, लेकिन that chain reaction was in our control। the chain reaction happened here was in our control in nuclear reactor। पर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें, तो यही चेन रिएक्शन अगर कंट्रोल रोड ना यूज करो टाइम पे, मॉडरेटर ना ठीक से यूज करो, तो बहुत सारे न्यूट्रॉन क्या करेंगे, चेन रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे, बहुत सारी चेन रिएक्शन होगी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, अगेन कन्वर्ट्स इनटू न्यूक्लियर बॉम्ब। और 2-3 डिफरेंसेस देख लेते हैं। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अब यही न्यूक्लियस है ना, यूरेनियम 235 का आइसोटोप, एक उसका क्या कहे आपकी एक गुड यूज है और एक डिजास्टरस यूज है। गुड यूज क्या है कि भाई हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारा फोन चल रहा है, लाइट चल रही है, और एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ यूजफुल, यू कैन से, एप्लीकेशन। ऑन द अदर हैंड, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, जब इट इज ओनली अ डिजास्टर। कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर या न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करके अपना डोमिनेंस जता रही है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मैसिव एक्सप्लोजन, इफ यू वांट टू रिमूव द ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द अर्थ, you will think about nuclear bomb। That's why it is a disadvantage of using the same uranium 235। अगर uranium 235 को आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर रहे हो, that is good, न्यूक्लियर रिएक्टर, लेकिन अब सेम uranium 235, सेम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का इस्तेमाल अगर न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज कर रहे हो, एज अ वेपन यूज कर रहे हो, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो which lead to massive explosion, which is obviously a disadvantage। And the last is this particular nuclear reactor is slow and regulated। क्योंकि हमने कंट्रोल रोड्स का यूज किया था, तो रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो है और हमारे कंट्रोल में है, दैट इज रेगुलेटेड। बट द न्यूक्लियर बॉम्ब इज एक्सट्रीमली फास्ट, क्योंकि कंटिन्यूअस मल्टीपल रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इतना ज्यादा एनर्जी एक साथ रिलीज होगा कि वो आप एक्सप्लोजन के फॉर्म में देखोगे। दैट्स व्हाई एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्सप्लोसिव। और कुछ 1-2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको जरूरी है समझने के लिए। अगर डीप में देखना हो आपको कि हाउ अ न्यूक्लियर रिएक्टर और व्हाट वाज द पर्टिकुलर डिजास्टर हैपेंड इन चेर्नोबिल, तो बहुत सारी मूवीज और सीरीज पे यू कैन वॉच दैट आल्सो, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, तो यू कैन वॉच दैट। अब आपको डाउट आएगा कि भाई ये इतनी सारी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये बॉम्ब कैसे बन रहा है। तो बेसिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है कि भाई जब भी आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किसमें कन्वर्ट होता है, गैस मॉलिक्यूल या फिर स्टीम में, व्हाटएवर इट इज। तो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैस बिकॉज ऑफ हीट।
अब यहाँ पे भी पानी था, वही आप स्टीम में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अगर धीरे धीरे गर्म करो तो रेगुलेटेड फॉर्म में, कंट्रोल्ड वे में धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। लेकिन एक साथ इतनी सारी हीट एनर्जी दे दो कि वो वाटर मॉलिक्यूल फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में। अब आपको पता हो तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो जगह नहीं रोकते ज्यादा, ठीक है, बट जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा जगह चाहिए उसे, वो फैल जाते हैं हवा में। तो पर्टिकुलर एक कांच का बॉक्स है या फिर कांच का कुछ भी आप वेसल ले लो, चलो, उसके अंदर पानी रखा है, तो पानी कितनी जगह रोकेगा, यू कैन इमेजिन। ऑन द अदर हैंड गैस मॉलिक्यूल्स तो फैल जाएंगे हर जगह, लेकिन जैसे ही आप पानी को गर्म करोगे एक साथ बहुत सारी एनर्जी देके, तो ये फिर गैस मॉलिक्यूल एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बॉम्ब। तो दैट्स व्हाट हैपन इनसाइड अ न्यूक्लियर बॉम्ब व्हिच इज वेरी डिजास्टर। अब अगर पूरा वीडियो देखा है आपने अब तक, तो पहले तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और शेयर एज मच एज पॉसिबल। और कमेंट में क्या करोगे, अगर इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेटेड या फिर फिजिक्स के रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको, तो यू कैन कमेंट इट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। और कोई और इंटरेस्टिंग फिजिक्स के रिलेटेड आपको टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है, या फिर इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द सेम, देन दैट आल्सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब तो करना ही है, फील फ्री टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। गुड बाय। Physics works.